पिक सेंड की है, देखी कैसी लग रही थी मैं? बस खूबसूरत। नया सूट पहना, नेल पॉलिश लगाई, लिपस्टिक लगाई, मेकअप किया और तुम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, खूबसूरत। जाओ, मैं बात नहीं कर रही तुमसे। ये दवा टाइम पे ले, सब कुछ सही हो जाएगा। टेंशन लेने की वजह से बीपी हाई चल रहा है आजकल आपका। हाँ, टाइम पे दवा ले। ये क्या हरकत है? अरे क्या हो गया आपको? घर में रहती है, तुम्हें कुछ पता भी है? पता ही तुम्हारी बेटी इतनी देर देर तक किससे फोन पे बातें करती रहती है। हाँ, अब की ना तुमने मेरे हुस्न की तारीफ। जाओ, माफ किया। अच्छा ये बताओ, हम मिल कब रहे हैं? किससे बातें कर रही है? अपनी दोस्त से बातें कर रही है। नोट्स आए उसकी डिस्कस कर रही है। लॉकडाउन की वजह से ट्यूशन जाना मुनासिब नहीं है, घर में बैठ के बात कर रही है। मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि तुम्हारी बेटी किससे बात कर रही है? और तुम्हें पता भी कैसे होगा? सारा दिन तो व्हाट्सएप में गुम रहती हो। देखो मैं कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते जवान बेटी है, उस पर नजर रखो, वरना बहुत पछताओगे एक दिन, मैं कह देता हूँ। पछता तो रही हूँ मैं आपसे शादी करके। पहले मुझ पे शक कर रहे थे, अब अपनी बेटी पे शक कर रहे हैं। अरे पता नहीं कौन सी मनहूस गड़ी थी, जब तेरे को मेरे पल्ले बांध दिया तो मेरे माँ बाप ने। कितना ही समझाओ, कुछ समझ में नहीं आती इस औरत के। इतना ही गुस्सा आ रहा है तो जाएं बेटी के हाथ से मोबाइल ले और तोड़ दें। मुझसे क्यों बोल रहे हैं? सारी जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, माँ होने के नाते तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे इस घर की जिम्मेदारी तेरी है, बाहर की जिम्मेदारी मेरी है, समझ में आई? मत ध्यान दे, एक दिन सर पकड़ के रोएगी, सर पकड़ के। रो तो रही हूँ इतने सालों से। मेरी माँ का फोन भी बंद कर दिया। बाहर जाके बात करूंगी अपनी माँ से, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अम्मी, मैं शबाना से फोन पे बात कर रही थी। यहाँ बात कर रही थी? और तुम्हारा ये फोन ना मुझे तलाक दिलवाएगा। अम्मी, मैं उससे नोट्स ले रही थी। ऐसे कौन से नोट्स जो यहाँ मिल रहे थे? अम्मी आप भी ना। तुम्हारे फोनों से मैं परेशान आ चुकी हूँ। मेरा घर बर्बाद करवाएगा तुम्हारा फोन। अब हटो यहाँ से। अरे भाई, कहाँ रह गए थे आप लोग? क्या हुआ आंटी? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, मगर तुम अंदर कैसे आ गए? आंटी, आपके घर में आना कौन सा बड़ी बात है? कब से इसे कह रहा हूँ कि गेट का लॉक ठीक करवा दे, सुनता ही नहीं है मेरी। ये काम भी खुद आके करना पड़ेगा, और अंदर की चाबी तो आपने खुद दी हुई है। मुझे बिठा दे बेटा, चक्कर। प्लीज आप बैठो। बस बेटा, शुगर डाउन हो गई थी बहुत ज्यादा, चक्कर आ रहे थे, हॉस्पिटल लेकर भागा मुझे। अल्लाह तौबा, कोरोना के मरीजों को देख के तो मेरी हालत और बिगड़ गई। इतना आलम वहाँ पे। या अल्लाह माफ करना, बहुत देर के बाद हमारा नंबर आया है, अब कुछ बेहतर है। क्या खाक ठीक है? खबर आंटी का रंग जर्द पड़ गया यार। और तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अरे यार, ड्राइव कर रहा था तो फोन कहाँ से उठाता। एक तो अम्मी का शुगर लेवल भी डाउन था और साथ साथ ब्लड प्रेशर भी शूट अप कर गया था, तो बस उसे कंट्रोल करने में काफ़ी टाइम लग गया। और डॉक्टर ने मेडिसिन और टेस्ट भी बताए। अच्छा, टेस्ट के लिए मैं आंटी को ले जाऊंगा, आखिर मैं भी तो इनका बेटा ही हूँ ना। क्यों नहीं, तुम मेरे बेटे ही हो। पूरे घर का इंतजाम तो तुमने ही संभाला हुआ है। इस बाबर की तो नौकरी अजीब निराली है। 10-10 घंटे घर से बाहर रहता है और फिर बिस्तर पे आके पड़ जाता है। कब से कह रही हूँ मैं कि सहन का पिछला हिस्सा इतना खराब हो रहा है, इतना कचरा हो गया है वहाँ पे बेटा, इतना काड़ कबाड़ है। मैं कह रही हूँ बेटा, किसी को बुला ले, 2-4 लोगों को सफाई करवा दे। लेकिन अम्मी, पीछे की तरफ जाता कौन है? और मुझे तो खुद बैकयार्ड की शक्ल देखे हुए 1 महीना हो चुका है। हाँ आंटी ठीक ही तो कह रहा है, पीछे कौन जाता है? मुझे भी गए हुए अरसा हो गया। बस इसने भी यही रट लगाई हुई है। अरे बेटा, जब वहाँ कोई जाएगा, कचरा उठाएगा, साफ होगा, वहाँ पे थोड़ी बहुत हरियाली होगी, पौधे लगेंगे, रौनक आ जाएगी, तो दिल भी चाहेगा वहाँ बैठने को। आंटी आप आराम करें, बेफिक्र, मैं कुछ करता हूँ, मैं बुलवाता हूँ किसी माली को और काम करवाता हूँ सारा। आप
प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें। बाबर, इनका ध्यान रखा करो यार प्लीज़। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, मगर जल्दी करवा देना। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ चूहे मर गए। बहुत बदबू आती है बेटा, बहुत बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी करवा दो इस काम को। ठीक है, प्लीज़। दोपहर को घर से निकली थी, अब रात के 9 बज रहे हैं। 7 घंटे हो गए, अब तक नहीं लौटी और उसका फोन भी बंद जा रहा है। अरे पूछ तो लिया होता कहाँ जा रही है वो। कहता था जाग जाओ, लेकिन तूने तो कसम खा रखी थी मेरी बात ना मानने की। ये वक्त ताने देने का। न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची, क्या गुजर रही होगी उस पे। सोच सोच के मेरा दिल हौल रहा है। पूरे मोहल्ले में पता कर लिया और दोस्त को फोन कर लिया, कहीं उसका पता नहीं चल रहा। बेटा तो पूरे मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर्स में देखकर आ रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं उसकी यूनिवर्सिटी भी गया था, लेकिन अनिला का कुछ पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ चली गई। बेटा, किराएदार होने के बावजूद तुमने हमारी सगों से बढ़ के मदद की है, लेकिन ये सब इस मनहूस औरत का किया धरा है। इज्जत खाक में मिला गई हमारी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। और ये सब इस मनहूस औरत की वजह से तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको। छोड़े आंटी को, क्या कर रहे हैं आप? अरे हाथ छोड़ती हूँ तुम लोगों के, पैर पकड़ती हूँ आपके। ला दो मेरी बच्ची को, न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची। अब आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ बेटा। लगता है कि जिल्लत और रुसवाई मेरा मुकद्दर बन गई है। आप कहें तो मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं, तुम घर का ख्याल रखो। आंटी, आप इतना मत रोएं, आ जाएगी अनिला, बेफिक्र हो जाए। अच्छा बात सुने, मैं ऊपर जा रहा हूँ अपने कमरे में, वो आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? रोए मत इतना। मेरी बच्ची को सही सलामत कर दिया अल्लाह। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान हो? इधर दिखाओ, ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? कुछ नहीं अम्मी, मैं ठीक। माँ हूँ तुम्हारी, और माँ जो होती है ना बेटा, अपनी औलाद की हर बात समझती है। अच्छा आप बताओ, क्या छुपा रहे हो मुझसे? हैं? नहीं बताओ, रुक जाओ, मैं अभी ताहिर को फोन करती हूँ, वो मुझे सब बताए। नहीं अम्मी, ताहिर को फोन मत करें आप, और वो वैसे भी लाहौर गया हुआ है। लाहौर? मुझसे मिले बगैर, मुझे बगैर बताए वो चला गया? उसने कभी ऐसा नहीं किया। आ जाए फिर मैं उसकी खबर लेती हूँ। अच्छा क्या बात है, क्या छुपा रहा है मुझसे? नहीं बताएगा ना, मैं नाराज हो जाऊँ, बात भी करूँ। अरे अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा थक गया था, और आप नाराज मत हो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, खाना खा ले। हाँ बेटा, बस मेरा एक काम करते, मैंने ताहिर को भी कहा था कि माली को लिया, किसी को भी ढूंढ के लिया, 2-4 लोग बाहर के मोहल्ले के पकड़ के लिया, पीछे का सहन साफ करवा दे। इतनी बदबू आती है, पता नहीं कितने चूहे मर गए होंगे। और वो साहब हैं कि लाहौर में जाके बैठ गए, बताया भी नहीं कि कहीं अम्मा कोई काम ना दे दे। अच्छा अम्मी, मैं पता करता हूँ। लॉकडाउन की वजह से माली नजर ही नहीं आ रहा, जैसे ही आता है तो मैं सफाई करवाता हूँ। तौबा है, इस लॉकडाउन ने तो हर इंसान को बर्बाद कर दिया। पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, मैं तो परेशान हो गई हूँ। चल मैं खाना लगाती हूँ, आ जा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा
और दफ़ा 302 के तहत उसे सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। हाँ भाई, ये आप लोगों ने कंप्लेन की कि इस घर से ताफून की बू आ रही है? जी सर, मैंने की है सर कंप्लेन। सर मेरे घर की दीवार इनके बंगले के बैकयार्ड से मिलती है, तो 2-3 दिन से सर बहुत ताफून उठ रहा है। ऊंची दीवारें होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। कौन रहता है इस घर में, मालूम किया आप लोगों ने? सर 2-3 बार कोशिश करी, लेकिन बेल बजाने पे कोई नहीं आता। मैं जानता हूँ सर, माँ बेटा रहते हैं, चंद माह पहले ही सर आए, किसी से मिलना जुलना भी नहीं, कोई जानता भी नहीं है। इसका गेट किस तरफ है? अच्छा ठीक है, हम लोग देख लेंगे, आप लोग जाएं। आओ भाई। ताफून उठ रहा है हमारे बैकयार्ड से? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई है। अरे वो जगह तो कब से उजाड़ पड़ी हुई है, ना कोई वहाँ आता है ना कोई जाता है। चूहे हुए मर गए होंगे, उसी का ताफून होगा। कब से इसको कह रही हूँ मैं कि भाई सफाई करवा ले, मगर ये सुनता ही नहीं है। देख लिया तूने, अब पुलिस घर में आ गई। वहाँ पे क्या है अभी पता चल जाएगा, जाओ तलाशी लो। ऐसे कैसे तलाशी लो? अरे कायदा कानून भी कुछ होता है। ऐरा गैरा नत्थु खैरा के कहने पे, आप पड़ोसियों के कहने पे आ गए और घर पे दावा बोल दिया, ये कौन सा तरीका है भाई? देख चल ना, क्या हो गया? अरे चल ना, देखना क्या हुआ है। कौन है ये? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन है ये? किसने कत्ल किया इसको? जवाब दो। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमें नहीं मालूम ये कौन है, हम नहीं जानते इसको। अरे पता ना बेटा, कौन है ये? इंस्पेक्टर साहब, हम नहीं जानते ये कौन है। 3-4 दिन से तुम्हारे घर में लाश पड़ी हुई है, सारे मोहल्ले के ताफून बदबू उठी हुई है और तुम्हें खबर ही नहीं है। अबे ये ड्रामेबाजी बंद करो और सब कुछ सच उगल दो। अरे क्या उगल दे? आपसे कहा ना हमने कि हमारा इस हिस्से से कोई ताल्लुक नहीं, ना हम आते हैं ना जाते हैं। अरे कौन आया, कौन इसको मार के चला गया, हमें क्या मालूम? अरे तुझे कहा भी था कि देख दरवाजा अपना चेक कर लिया कर, मगर तूने नहीं सुना। अब पता नहीं कौन आया, कौन इसको मार के चला गया। हमें अपने तरीके से मालूम करना पड़ेगा, गिरफ्तार कर लो इसको। और तुम सुनो, बात सुनो, एम्बुलेंस को फोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजो फौरन। वकील साहबा, मैं पुलिस वालों के आगे गिड़गिड़ाई, मैंने हाथ जोड़े। मैंने कहा मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कत्ल नहीं किया। पता नहीं ये लाश कहाँ से आई, कौन मार के गया, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन पुलिस वालों ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे बच्चे को पकड़ के ले गए। अब पता नहीं कि पुलिस वाले उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। देखिए, आप एक माँ हैं, अपने बेटे के लिए परेशान हैं, मुझे इस बात का एहसास है। लेकिन आपने जो सारा वाकया सुनाया है उसमें मुझे भी हैरत हो रही है सुन के। कैसे मुमकिन है कि आपका घर, उसमें एक 3 रोज से लाश पड़ी हो, लाश में से ताफून उठ रहा हो और घर वालों को पता ही ना चले? आपका मकान है, वहां से लाश मिली है, कानून तो आपको ही कसूरवार ठहराएगा। शक तो सबसे पहले आप लोगों पर ही किया जाएगा। और देखिए, चाहे आप लाख कहें कि घर का वो हिस्सा ऐसा था जहां ज्यादा आना जाना नहीं था, बंद पड़ा रहता था कुछ सहन, लेकिन वो आपका घर था, आपके घर का हिस्सा था, उस हिस्से को आपका एक्सेस था, चाहे आप लोग जाए ना जाए। अदालत को कैसे कायल करेंगे आप? आप बिल्कुल ठीक कह रही है वकील साहब। ताफून उठ रहा था और मैं कब से अपने बेटे से ये बात कह रही हूँ कि बेटा जाके देखो क्या है वहाँ पे, मगर बेटे की एक ही रट थी कि हो सकता है चूहे हुए मर गए होंगे, उसी की बदबू आ रही है, आप क्यों परेशान हो रही हैं। हमें थोड़ी पता था कि इतना बड़ा वाकया वहाँ हो चुका है, क्योंकि हम लोगों का जाहिर जाना आना तो था ही नहीं ना मैडम। जो मकतूला है आप लोगों की जानने वाली थी वो? नहीं, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा, ना मैं उसे जानती हूँ और ना ही मेरा बेटा उसे जानता है। अजीब सी बात है, किसी अजनबी को कोई कत्ल करके आपके घर में उसकी लाश फेंक जाए, इस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल आप मेरे पास आई हैं, तहकीक तो करनी पड़ेगी मामला क्या है।
मैं अपने असिस्टेंट को एक तो आपके घर भेजूंगी, वो खुद जाके घर देखे क्या वाकई में घर का वो हिस्सा अलग थलग है बाकी घर से, और क्या ऐसे आसार वहाँ से मिलते हैं कि उधर आना जाना नहीं था लोगों का, घर वालों का। और आपके बेटे से भी वो लॉकअप में जाकर मिलेगा ताकि उसकी बेगुनाही के बारे में वो राय कायम कर सके। एक दफ़ा अगर हमें यकीन हो गया कि आपका बेटा वाकई में बेगुनाह है, उसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ही हम इस केस को आगे परस्यू करें। योर ऑनर, 2 जून को गुलिस्तान जौहर के एक थाने में अनीला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और 5 जून को पुलिस को गुलिस्तान जौहर से मीलों दूर नाज़माबाद के एक बंगले से अनीला की लाश मिली। योर ऑनर, यहाँ पर एक बात अदालत के इल्म में लाना इंतहाई ज़रूरी है कि इब्तिदाई तफ्तीश में बाबर ने अनीला को पहचानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में अनीला के फ़ोन रिकॉर्ड्स ने बाबर की तमाम झूठ का भांडा फोड़ दिया। योर ऑनर, मकतूला का फ़ोन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन फ़ोन रिकॉर्ड से ये बात साबित हो चुकी है कि पिछले 10 माह से बाबर और अनीला के दरमियान अफेयर चल रहा था। योर ऑनर, मुल्जिम ने ही मकतूला को अपने घर बुलाया और उसको बेदर्जी से कत्ल कर दिया। क्या ये सच है कि अनीला को तुमने ही कत्ल किया है? नहीं जज साहब, ये सच नहीं है। हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अमूमन जब अम्मी घर पर नहीं होती थी तो वो मुझसे मिलने आती थी, और उस रोज़ भी वो मुझसे मिलने मेरे घर आ रही थी क्योंकि अम्मी को खाला के यहाँ जाना था। लेकिन अचानक अम्मी की तबीयत बिगड़ गई और मुझे उनको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा, और उसके बाद मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मर चुकी है। भला मैं उसका कत्ल कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम, सरासर झूठ बोल रहे हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो कत्ल क्यों करते? तुमने उससे कत्ल इसलिए किया कि वो तुम पे शादी के लिए दबाव डाल रही थी। योर ऑनर, बाबर और अनीला के दरमियान होने वाले SMS चैट रिकॉर्ड के मुताबिक मकतूला मुल्जिम के ऊपर शादी के लिए दबाव डाल रही थी और ये शख्स मुसलसल इनकार कर रहा था। योर ऑनर, यही बात झगड़े का सबक बनी और मुल्जिम ने मकतूला को अपने घर बुला के बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जज साहब, मैं उससे मोहब्बत करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। बाबर, एक बात बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? क्यों नहीं करता? बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तो फिर अपनी अम्मी को मेरे घर रिश्ता लेने क्यों नहीं भेज रहे? तुम्हें पता मैं कितना परेशान हूँ। मेरे घर वालों पर मेरी शादी का भूत सवार हो गया। ऊपर से उस लड़के ने मुझे तंग करके रखा हुआ है। कौन लड़का? कोई नहीं। तुम बताओ, अम्मी को कब भेज रहे हो? बस एक बार अम्मी की तबीयत संभल जाए, फिर तुम्हारे घर लेकर आऊंगा उन्हें और तुम्हारा हाथ मांगूंगा। ये वादा है मेरा। योर ऑनर, वकील साहब ने मेरे क्लाइंट पर ये इल्जाम लगाया कि इसने पुलिस के सामने इब्तदाई तफ्तीश में झूठा बयान दिया था, जबकि योर ऑनर हकीकत तो ये है कि एक बेगुनाह इंसान एक ऐसी लड़की को जिसे वो मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था, उसकी लाश अपने घर में पाता है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पर सख्तातारी हो गया था। उसे तो मालूम तक नहीं था कि पुलिस उससे क्या सवालात कर रही है और उन सवालात का वो क्या जवाब दे रहा है। योर ऑनर, हैरत की बात तो ये है कि तफ्तीश के तमाम मराहिल में वो तमाम बातें जो मेरे क्लाइंट को बेगुनाह साबित कर सकती थी, पुलिस ने उन तमाम पहलुओं को नजरअंदाज किया है। योर ऑनर, वकील साहब ने इस कत्ल का मुहर्रिक ये बयान किया कि क्योंकि मेरा क्लाइंट अनीला से शादी नहीं करना चाहता था और अनीला इस पर मुसलसल दबाव डाल रही थी, इसलिए इसने अनीला का कत्ल कर दिया। योर ऑनर, अगर वकील साहब ने मकतूला और मेरे क्लाइंट के सेल फोन के मैसेजेस को तफसील से पढ़ा होता तो उसमें एक मैसेज ऐसा भी है जो बाबर ने अनीला को किया, जिसमें लिखा था कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अपनी वालिदा से बात करता। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट अनीला से मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। अब तक की तफ्तीश में इस तकासा इस कत्ल के असली मोहरे को वाजे करने में नाकाम हो चुकी है। योर ऑनर, इस अदालत में रोजाना कितने केसेस आपकी नजर के सामने से गुजरते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ
कि एक मुजरिम ने कत्ल किया हो और लाश ठिकाने ना लगाई हो? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स कत्ल के इरादे से किसी को अपने घर बुलाए, उसे कत्ल करे और फिर उसकी लाश को 3 दिन तक सहन में सड़ने के लिए छोड़ दे? योर ऑनर, जिस तरह से ये लाश उस सहन में पाई गई वो मेरे क्लाइंट की बेगुनाही का सबूत है। अगर ये कत्ल मेरे क्लाइंट ने किया होता तो वो लाश अपनी गाड़ी में डालकर कहीं ठिकाने लगा सकता था, वो लाश अपने सहन में दफन कर सकता था। इस तरह खुलेआम सहन में पड़ी हुई लाश एक ही बात की तरफ इशारा करती है कि कत्ल किसी और ने किया और उस लाश को वहां पर प्लांट किया ताकि इल्जाम मेरे क्लाइंट पर आ सके। योर ऑनर, मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे क्लाइंट की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि कत्ल का वक्त दोपहर 3 से 4 बजे के दरमियान है। योर ऑनर, इन औकात में मेरा क्लाइंट जाए वकुआ पर मौजूद ही नहीं था। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट अपनी बीमार वालिदा को हॉस्पिटल लेकर गया था। हमने अदालत में हॉस्पिटल की वो रसीदें और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी जमा करा दी है और इन रसीदों पर तारीख और वक्त वाज़े तौर पर नजर आता है। योर ऑनर, जिस वक्त अनीला का कत्ल हो रहा था उस वक्त मेरा क्लाइंट हॉस्पिटल में अपनी वालिदा के साथ मौजूद था। इस बात की गवाही हॉस्पिटल का अमला भी दे सकता है और फिलहाल हमने अदालत के सामने ये रसीदें बतौर सबूत जमा करा दी हैं। सर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को इस बेबुनियाद और झूठे इल्जाम से बरी किया जाए। योर ऑनर, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मुल्जिम ने खुद कॉल करके मकतूला को अपने घर बुलाया था और ये इस बात का एतराफ़ भी कर चुका है कि इन दोनों के दरमियान अफेयर चल रहा था। योर ऑनर, जहाँ तक लाश को दफनाने का ताल्लुक है तो मुल्जिम की वालिदा घर पे ही मौजूद थी, तो हो सकता है कि मुल्जिम को मौका ना मिला हो कि वो लाश को दफना दे या ठिकाने लगा दे। और जहाँ तक आमना साहिबा ने रसीदों की बात की तो योर ऑनर, सब जानते हैं कि जाली रसीदें बनने में कितना वक्त लगता है। योर ऑनर, हम हॉस्पिटल की फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुल्जिम को पुलिस रिमांड में दिया जाए ताकि इसे मजीद तफ्तीश की जा सके। जज साहब, ये मेरी बेटी का कातिल है, इसी ने मारा है मेरी मासूम सी बच्ची। जज साहब, इसे सजाए मौत दे, सजाए मौत। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत आपके जज्बात की कदर करती है, आप बैठ जाइए। यह अदालत मुल्जिम बाबर को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है और प्रोसिक्यूशन को भी इस बात की तंबीह की जाती है कि वो आइंदा समाअत पे मुल्जिम के खिलाफ ठोस सबूत अदालत में पेश करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा उसने अब। अरे घर से बाहर निकलो तो लोग पूछते हैं क्या हुआ तुम्हारी बेटी को, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी, कहाँ गई थी, कौन था वो लड़का, क्यों ले गया था। तुम्हारी लड़की की इज्जत तो महफूज है ही ना। ऐसे ऐसे बेहुदा सवाल करते कि दिल करता है कि जमीन पटे और उसमें समा जाओ। कहीं का नहीं रखा उसने। और ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझसे कितना कहता था कि जवान बेटी है, नजर रख उस पे। तूने मेरी बात कहाँ माननी थी। अब बेटी रो रही है। ठीक कहते हो, मारो मुझे मार डालो, सारा कसूर मेरा है। मैंने ही उसकी तरबियत में कमी छोड़ दी। मैं समझती थी अपने दोस्तों से बातें करती है, ट्यूशन नहीं जाने देती थी कि लॉकडाउन हो गया है। मुझे नहीं पता था कि वो ये क्या करेगी, किसके साथ चली गई। अंकल, ये बिल आया हो। अरे आप लोग
कब तक रोते रहेंगे अंकल? बस करें अब, चुप कर जाएं। मैं हूं ना आपका बेटा, और मैं आपको बेटा बनकर दिखाऊंगा। देख, एक ये है, अरे तू उस मनहूस की जगह अगर इसको पैदा कर लेती तो आज हमारा एक फर्माबरदार बेटा होता। ये दिन तो ना देखना पड़ता हमें, पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। कम से कम जलील और रुसवा होने से तो बच जाते। बस करें आप लोग ये लड़ाई अंकल, प्लीज खत्म कर दें ये लड़ाई। अच्छा, ये बिजली का बिल मैं खुद ही भर दूंगा, और वो मेडिकल वाला कह रहा था कि आपकी दवाइयाँ आ गई हैं, आप कहें तो वो भी ले आऊँ मैं? हाँ बेटा, शाम तक पहुंचा देना। चलें ठीक है, प्लीज अपने आप को संभालें, मैं चलता हूँ। सारी जिंदगी का रोना अब हमारा मुकद्दर है, बस उसे याद करती रहे, रोती रहे। काश काश तूने मेरी बात उस वक्त मान ली होती। मैडम, अगली पेशी पर अगर प्रोसिक्यूशन जाए वकूआ से बाबर की मौजूदगी साबित नहीं कर सका तो उसकी बेल यकीनी है। हाँ शहरियार, बेल तो हो जाएगी, लेकिन उस पर से शक नहीं खत्म होगा। जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाता तब तक सस्पेक्ट लिस्ट में बाबर का नाम रहेगा। लाश उसी के घर से बरामद हुई है। अच्छा, वैसे पुलिस का तो कहना है कि बाबर के घर के इर्द गिर्द ऐसा कोई भी सीसीटीवी कैमरा नस्ब नहीं है जिससे कोई ऐसी फुटेज मिली हो कि कोई मशकूक इंसान इनके घर पर आया। एक दफा तुम खुद भी जाके बाबर के मोहल्ले में चेक कर लेना, उसके घर के आसपास अगर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और अनीला के वैसे आखिरी सेलफोन लोकेशन के बारे में क्या डिटेल्स मिली? जी मैडम, मैंने पुलिस से फ़ोन रिकॉर्ड्स हासिल कर ली। अनीला 2:30 बजे अपने घर से निकली और 3:15 बजे बाबर के घर पहुंची, जहां पर उसको कत्ल किया गया। मगर मैडम, हैरत अंगेज तौर पर कत्ल के बाद भी अनीला का फ़ोन एक्टिव रहा और कई मील दूर गुलशन इकबाल की कोई लोकेशन पे जाके 4:03 पे बंद हुआ। इसका क्या मकसद हो सकता है? कातिल इतनी थोड़ी सी देर के लिए पुलिस को क्यों गुमराह करना चाहेगा कि अनीला अभी तक जिंदा है, उसका फ़ोन ऑन रख के? थोड़ा सा ज़रा अनीला का बैकग्राउंड भी चेक करो, मालूम करो कि किसी को उससे दुश्मनी थी, उसकी मौत से किसको फ़ायदा हो सकता। और ये जो तुम आखिरी सेलफोन की लोकेशन बता रहे हो कि गुलशन इकबाल पर जाके सेलफोन ऑफ हुआ था, उस एरिया में भी देखो, वहाँ पर शायद कोई सीसीटीवी कैमरा नस्ब हो, उससे कोई मशकूक इंसान सामने आए। हमें क्योंकि अब इस स्टेज पर अपनी सस्पेक्ट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। मैं मैडम 24 घंटे के अंदर सारी डिटेल्स कलेक्ट करूँगा। ठीक है। आंटी प्लीज ये दवाई ले लें। आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा, दवाई कितनी जरूरी है आपके लिए। नहीं खानी मुझे कोई दवा, ले जाओ यहाँ से। नहीं खाऊंगी, मैं तो वैसे ही मर चुकी हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, अब उसे छीन लिया। खुद को संभालें, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे संभालूं? सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझसे छीन लिया जालिमों ने। बाबर और उसकी वालिदा के मोहल्ले वालों से कैसे ताल्लुकात थे? मतलब किसी का उनके घर पे आना जाना था? उस दिन मैंने पुलिस को ये बताया था कि इनका कोई आना जाना नहीं था, कोई इनके आता जाता नहीं था। हाँ, एक लड़का गुलशन इकबाल से आता था, अरे क्या नाम था उसका, हाँ ताहिर। क्या कहा आपने, कहाँ से आया करता था? गुलशन इकबाल 13D में मेरे ससुराल ही रहते हैं। उन्होंने एक बार इसको देखा था, उन्होंने ही बताया कि ये वही है, फ्लैट में अकेला रहता है। पूरे मोहल्ले वाले इससे परेशान हैं, रात रात भर ताश की बाजियाँ चलती हैं इसके फ्लैट। मैं किससे कहूँ, किससे फरियाद करूँ? मेरा बाबर मुझे ला दो, मेरा बच्चा मुझे ला दो, खुदा के लिए कुछ तो करो। पता नहीं किस हाल में होगा। कहाँ से लाऊं मैं बाबर को? आंटी आप तो जानती हैं उस पर कत्ल का इल्जाम है। वो कातिल नहीं हो सकता, मेरा बच्चा कत्ल नहीं कर सकता। झूठ है, झूठ है। प्लीज खुद को संभालें। देखें, मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूँ ना, आपका बेटा ही हूँ। मैं रहूंगा ना आपके पास, मैं अपना सामान यहाँ ले आता हूँ, मैं आपके पास रहूंगा।
जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी खिदमत करूंगा और हम कुछ करेंगे, हम लेकर आएंगे बाबर को वापस। कब करोगे? प्लीज आप ये दवाई ले लें प्लीज। मेरा बच्चा ला दो अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे बच्चे को ला दो। अच्छा, 2 जून की दोपहर को आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो आपको याद रह गया हो? मतलब कोई अजनबी शख्स या गाड़ी वगैरह? उस दिन तो मैं बाहर नहीं निकला, गर्मी बहुत थी। हाँ मैंने देखा था, एक गाड़ी आई थी यहाँ, कुछ देर खड़ी रही यहाँ सड़क पर बंगले के सामने। नंबर याद है उस गाड़ी का? नहीं, बस इतना याद है गाड़ी का रंग सफेद था, उसमें से एक लड़का उतरा था। अच्छा, ये जितने भी मामलात थे, जितनी भी चीजें, आप लोगों को ऐसा इसमें कुछ शक हुआ कि कोई और बंदा इसमें मुलव्वस हो या कुछ? चल जाएगा क्यों आ? आइए आंटी, यहाँ पे कैसे शरीफ बनी बैठी है। अरे कैसी मगर बच के आंसू बहा रही है। अरे मेरी जवान बेटी को मरवा दिया, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा बेटा कातिल नहीं है, वो नहीं मार सकता, उसने कोई कसूर था। वो सारे कसूर वाले यही कहते। तुझे कोर्ट में मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हैं आप? दिमाग तो ठीक है तुम लोगों का? चलो निकलो यहाँ से। दिमाग ठीक है, तेरे भाई ने मेरी बेटी को कत्ल किया है। बस रहने दे, ये अगर यहाँ मर गई ना, हम पर भी कत्ल का इल्जाम आ जाएगा। दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। अगर 2 मिनट में यहाँ से नहीं गए ना, मैं पुलिस को बुला लूंगा। देख लेंगे तुम लोगों को। अगर इनको कुछ हुआ ना, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। निकलो यहाँ से। तुम लोगों को तो कोर्ट में भेजेंगे हम। मैं ताहिर हूँ आपके पास, मैं हूँ, संभाले, मैं पानी लाता हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। तो इस मुहिम्मे का मिसिंग पीस अनीला की सेल फोन की वो सिम थी जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। बिल्कुल मैडम, वो 2 सिमें इस्तेमाल कर रही थी और मुझे ये लगता है कि वो इस सिम को किसी दूसरे सेल फोन में इस्तेमाल कर रही थी जिसका इल्म उसके घर वालों को भी नहीं था। बहरहाल अगर ये दूसरा फोन नहीं भी मिलता, फिर भी अब इस सिम के बारे में तो हमें इल्म है ना। इस नंबर का डेटा निकलवाया जा सकता है और इस डेटा से हो सकता है असली कातिल की निशानदेही हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं। क्या प्रोसिक्यूशन को मुल्जिम के जाए वक़ूआ पर मौजूदगी का कोई सबूत मिला है? योर ऑनर, पुलिस की तफ्तीश जारी है, हम बहुत जल्द शवाहिद हासिल कर लेंगे। मेरी अदालत से गुजारिश है कि हमें मजीद कुछ मोहलत दी जाए। थैंक यू। योर ऑनर, फाजल वकील साहब की मुश्किल हम आसान किए देते हैं। डिफेंस ने मकतूला अनीला के किराएदार वासिफ को समन किया था ताकि इस मामले में कुछ वो वजाहत कर सके। योर ऑनर, मैं वासिफ को अदालत के सामने कटहरे में पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त। वासिफ साहब, आप अदालत को ये बताएंगे कि क्या बाबर को आप पहले से जानते थे? आपकी कभी बाबर से मुलाकात हुई थी पहले? नहीं, मैं नहीं जानता इसे। अगर मैं इसे जानता तो आज अनीला जिंदा होती और अंकल को ये दिन ना देखना पड़ता। अच्छा, अगर आप बाबर को नहीं जानते थे तो आप अदालत को ये वजाहत देंगे कि वारदात के रोज, वारदात की औकात में आपकी गाड़ी बाबर के घर के बाहर क्या कर रही थी? नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई। मैं तो उस वक्त घर पर ही था। अदालत के सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आपकी कार ट्रैकिंग रिपोर्ट और आपकी सेल फोन की लोकेशंस की रिपोर्ट हमने अदालत में जमा करवा दी। सिर्फ कार ट्रैकिंग रिपोर्ट नहीं, आपकी सेल फोन की लोकेशन भी यही बताती है कि जाए वारदात पर जिस वक्त वारदात हो रही थी आप वहां पर मौजूद थे। सिर्फ यही नहीं,
मकतूला को कत्ल करने के बाद उसका सेल फोन भी आप साथ ले गए थे। आपका सेल फोन और मकतूला का सेल फोन एक ही लोकेशन बता रहे थे जब तक आपने मकतूला का सेल फोन ऑफ नहीं किया। आप अदालत को बताएंगे कि कत्ल के वक्त आप उस घर में क्या कर रहे थे? हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे, मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा? वासिफ साहब, हमने अदालत में सिर्फ आपकी कार ट्रैकिंग और सेल फोन लोकेशन की रिपोर्ट जमा नहीं कराई, बल्कि हमने अदालत में अनीला के उस दूसरे सिम का डेटा भी जमा करवा दिया है जिस सिम से वो आपसे बात करती है। वो सिम जिस पर सिर्फ आपका नंबर एडेड था, उसके और आपके दरमियान होने वाले मैसेजेस भी हमने पढ़े, जिससे इस कत्ल का मोहरिक भी वाज़ेह हो जाता है। रकाबत का जज्बा। आपको मालूम हो गया कि अनीला आपसे बेवफाई कर रही है। आपका एक मैसेज साफ तौर पे कह रहा है कि मुझे तुम पर शक है, तुम मुझसे बेवफाई कर रही हो, और अगर ये बात साबित हो गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यही किया तुमने। योर ऑनर, तमाम शवाहिद और सबूत मुल्जिम वासिफ के खिलाफ जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि अगर अपनी सफाई में ये कुछ कहना चाहता है तो अदालत के सामने वजाहत करे। That's all, Your Honor. मुल्जिम वासिफ, तमाम सबूत और शवाहिद तुम्हारे खिलाफ हैं। क्या तुम इतराफ़ी जुर्म करते हो? जी सर, मैं अनीला से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो मुझे धोखा दे रही थी। जब भी मैं उस पर शक जाहिर करता, वो यही कहती थी कि बाबर उसके पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बर्थडे पर जो तुमने घटिया बालियां गिफ्ट की थी ना, ये वही पहनी हुई है मैंने। घटिया कहाँ है? ओरिजिनल शैनरी की है और कितनी प्यारी लग रही है तुम पर। हाँ, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, वॉलेट निकालो अपना। वॉलेट? अच्छा, तुम ये बताओ, बाबर की कॉल तो नहीं आ रही अब तुम्हें? नहीं, मैं बाबर से अब बात नहीं करती। जान अजाब बना दी थी उसने मेरी। ऐसे पीछे पड़ा, जान ही नहीं छोड़ रहा था। तुम्हें पता है ना कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। खाओ कसम। तुम्हारी कसम। मेरी नहीं, अपनी अम्मी की खाओ। अम्मी की? चलो, अम्मी की कसम। अच्छा ना, बातें नहीं बनाओ, अपना वॉलेट निकालो। अच्छा, ये लो। हाँ। कितने हैं? होंगे 30-35 हज़ार रुपए। ठीक है, अब ये मेरे पकड़ो। सारे ले लिए? हाँ, तो जाहिर है तुमने इतनी घटिया बालियां गिफ्ट की थी, अब इन पैसों से मैं कोई अच्छा एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदूंगी अपने लिए। चलो सही, रख लो, तुमसे बढ़ के थोड़ी ना है। अच्छा, आइसक्रीम खाओगी? अरे हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हारे वॉलेट में तो पैसे ही नहीं है। एटीएम से निकाल लूंगा। चलो। जबकि वो हम दोनों को ही बेवकूफ़ बना रही थी। 2 जून को उसकी हकीकत मेरे सामने आ गई थी। मैं मुसलसल उसे फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। 2 जून को मैंने देखा कि वो बहुत तैयार होकर कहीं रक्शे में जा रही थी। फिर मैंने उसके रक्शे का पीछा करना शुरू किया। मैंने देखा कि बाबर के घर के बाहर उसका रक्षा रुका और वो जिस तरह दरवाज़ा खोल के अंदर गई, मैंने उसी तरह दरवाज़ा खोल के उसके पीछे गया। बाबर, बाबर दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। बाबर, गेट से तो अंदर आ गई, अब ये दरवाजा कैसे खुलवाऊं? बाबर, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? फोन करती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहा। बाबर, वासिफ तुम? हाँ मैं। तूने तो कहा था कि तूने बाबर को छोड़ दिया, वो तेरे पीछे पड़ा हुआ है और तू मुझसे मोहब्बत करती है। धोखा दे रही थी हम दोनों को। वासिफ मेरी बात तो सुनो। अब सुनने को क्या रह गया बाकी? तू मुझे धोखा देते रहे और मैं तेरी बात सुनता रहूं? बेवकूफ लगता हूं तुझे मैं? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वासिफ देखो, कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर बैठना, मैं शोर मचा दूंगी। मैं फोन करती हूँ। मचा शोर, जोर जोर से मचा शोर। तेरी झूठी आवाजें इस बंगले से बाहर नहीं जाएगी। यहीं दफन करूंगा तुझे। और फंसेगा कौन?
तेरा आशिक बाबर। नहीं वासिफ, मेरे गला, वासिफ छोड़ो मुझे, नहीं वासिफ, मेरे गला दब रहा है। वासिफ। उसका सेलफोन मैंने अपने जेब में रख लिया था और बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसका सेलफोन मेरे पास ही रह गया। मैंने गुलशन के किसी नाले में फेंक दिया उसे। सर गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें सर, प्लीज़। जालिम इंसान, जिस थाली में खाया तूने उसी में छेद किया। तू मेरी बेटी को कत्ल करके मेरे साथ उसे ढूंढने का ड्रामा करता रहा। काश मुझे पता होता तू मेरी बेटी का कातिल है, तेरे टुकड़े कर देता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे जान से मार। ऑर्डर ऑर्डर। फरीद साहब, ये अदालत आपके दुख को बांट तो नहीं सकती, लेकिन समझ जरूर सकती है। आप बैठ जाइए। तमाम तर हालात और वाकयात, वकला की बहस, पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिम वासिफ के इतराफ़ जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बाबर का अनीला के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा ये अदालत बाबर को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को हुक्म देती है कि मुल्जिम वासिफ के खिलाफ चालान तैयार करके आइंदा समात पे अदालत में पेश करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।